वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ज्योग्राफी चैप्टर 1 की। पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूँ मैं। पहली वीडियो आपने देखी होगी और उसको देख के आपका जो फीडबैक होता है वो ज़रूर मेरे तक पहुँचाएँ। और अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इसमें पॉइंट है सारे आपके भी एग्ज़ाम में आने लायक है। इनमें से छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल टाइप जो भी क्वेश्चन थे मैंने वहाँ पे करवा दिए थे। लगभग उन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चनों की कि आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इन पे बात करते हैं। आइए देखते हैं भूगोल की शाखाएं। पिछले जो चैप्टर था या पिछले जो पार्ट था अपने वीडियो का, उसके अंदर अपन ने बताया था कि उसके अंदर क्या होता है कि मानव भूगोल के बारे में बात की थी और शब्द कहाँ से आया था, उसके जन्मदाता कौन थे आदि के बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भूगोल की शाखाएं कितनी होती है। भैया भूगोल एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अंदर 2 शाखाएं दी गई है। कितनी शाखाएं दी गई है? 2 शाखाएं दी गई है। कौन कौन सी वो 2 शाखाएं हैं उस पर बात करते हैं। फर्स्ट, अरे आपको 11th क्लास के अंदर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसके अंदर आता है आपका भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल आता है? भौतिक भूगोल। इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में फिजिक्स। क्या बोल सकते हो आप? फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। तो 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है भौतिक, दूसरी होती है मानव। एक होती है भौतिक, दूसरी होती है मानव। एक होती है भौतिक, दूसरी होती है मानव भूगोल। कौन सी भूगोल? मानव भूगोल। आपको कक्षा 12 के अंदर कौन सी पढ़नी है? ओनली फॉर मानव भूगोल। कौन सा पढ़ना है? ओनली फॉर मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में ही जानकारी लेनी और देनी है। देखिए ध्यान से, भौतिक भूगोल ये फर्स्ट शाखा है, ये आपके 11th क्लास की है। कौन सी कक्षा की है? 11th की। लेकिन ये आपके 12th में आएगी। केवल कौन सी है? मानव भूगोल। कौन सी है? मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर ही हम पढ़ेंगे, मानव भूगोल के बारे में ही जानकारी लेंगे, मानव भूगोल के बारे में ही इसके अंदर आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, मानव भूगोल फर्स्ट हेडिंग कौन है? मानव भूगोल। बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। अभी चल रही है कौन सी शताब्दी? 21वीं। कौन सी? 21वीं। तो 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल को पढ़ा जाने लगा। मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। मानव भूगोल का तो पहले हो चुका उद्भव, लेकिन पढ़ा कब से जाने लगा? एक किताब पर्टिकुलर कब से बनी, कब से हम इसको पढ़ने लगे? तो 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल को महत्व दिया जाने लगा कि मानव का भी क्या होना चाहिए? भूगोल होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इतनी देर से मैं ये बोल रहा था, नाम देखो, मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव के तथ्यों का अध्ययन क्या किया जाता है? मानव के तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है और उसी को हम पढ़ेंगे। अब मानव के तथ्य क्या क्या हो सकते हैं भूगोल से रिलेटेड? तो देखो आ जाओ, ग्रह, घर, आपका घर, आपका नगर, आपकी सड़कें, आपके रेल मार्ग, आपका उद्योग, आपका कृषि, आपका व्यापार, ये सभी मानव के क्या हैं? तथ्य हैं और इनका हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। पूरी बुक के अंदर ही यही है। यहाँ पे बताया गया है कि मानव भूगोल के मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना होगा। किसका अध्ययन करना होगा? मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से तथ्य हैं? वापस देखो, ग्रह, नगर, सड़क, रेल मार्ग, उद्योग, कृषि, व्यापार, इन सब का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। हम बात करते हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था मानव के प्रकृतिकरण के बारे में और प्रकृति के मानवीयकरण के बारे में, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे और देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100%। या तो आपको इसमें डिफरेंस पूछ लेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है और प्रकृति का मानवीयकरण क्या होता है। तो हो सकता है 2-2, 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हो सकता है एक पूरा 4 नंबर का या 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपके कि इनमें अंतर स्थापित कीजिए, इनमें डिफरेंस बताइए कि मानव भूगोल के अंदर मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इसमें डिफरेंस बताइए कि क्या है, ये कि है क्या, इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हो एग्जामिनर को।
तो उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। पिछली वीडियो में आप जाना और देखना, उसको देखना उसके अंदर क्या चीज़ बताई है मैंने, उसको आप देख के आओगे तभी इसको समझ पाओगे। इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट, मनुष्य का प्रकृतिकरण क्या होता है भैया? मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार या मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है। किसके अनुकूल कार्य करता है? मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है। मतलब प्रकृति जैसा कहेगी वो वैसा करेगा, प्रकृति जैसा कहेगी वो वैसा करेगा। इसी को बोलते हैं क्या? मानव का प्रकृतिकरण। क्या बोलते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। भैया मानव प्रकृति के अनुसार काम करेगा। यहाँ पे मानव प्रकृति के अनुसार काम करेगा। यहाँ पे मानव, मनुष्य प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुकूलन काम करेगा। मतलब प्रकृति से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। वही उसकी माँ है, वही उसके भगवान है, वही उसका सब कुछ है। अब इसके साथ होता क्या है? प्रकृति की सुनना। अरे भैया प्रकृति के अनुकूल काम करना, प्रकृति की सुनना, प्रकृति के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ के बारे में वो जानकारी देता है। देखो ध्यान से आगे, प्रकृति की सुनता है भैया मनुष्य। प्रचंडता, प्रकृति की प्रचंडता, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति की प्रचंडता से भी वो क्या करता है? डरता है या डरना है। और उसकी पूजा करना, प्रकृति की वो क्या करता है? पूजा करता है। क्या करता है? पूजा करता है। प्रकृति के भैया जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पूजा करना हुआ, पशु पक्षी हुए उनको जीवित रखना हुआ, उनके सम्मान करना हुआ। जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर ऐसा किया जाता है कि भैया प्रकृति, जैसे पीपल की पूजा हुई, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है। ऐसे तो पहले आज के समय में की जाती है, तो पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा की जाती होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य का प्रकृतिकरण। मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है, प्रकृति की सुनता है, प्रकृति की प्रचंडता से डरता है और प्रकृति की पूजा भी करता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्रौद्योगिकी का स्तर। प्रौद्योगिकी से मतलब हो गया यहाँ पे भैया मनुष्य कितना विकसित हुआ, मनुष्य अपने फायदे की कितनी चीज़ों का विकास कर पाया, उसके अंदर वो कितना है। तो इस चीज़ में हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है, ये थोड़ा सा डाउन रह जाता है। मानो निम्न स्तर है। कैसा स्तर है? निम्न स्तर है। कैसा स्तर है? निम्न स्तर है। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर किसमें है? मानव, मनुष्य के प्रकृतिकरण में। पहला, मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा। याद करो, मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा, मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा, मनुष्य प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा। दूसरा इसके अंदर क्या आ रहा है कि भैया मानव जो है, मनुष्य एक तो प्रकृति के अनुकूल कार्य करेगा और मानव जो भी क्रिया करेगा, जो भी काम करेगा, उसके अंदर प्रकृति की कहीं ना कहीं वो सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। प्रकृति को नुकसान काम करेगा लेकिन उसमें नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाएगा। कहने का मतलब वो प्रकृति की प्रचंडता से डरता है कि यार प्रकृति पाप लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेड़ को रात के समय, शाम के समय में मम्मी पापा सब बोलते हैं कि भैया नीम के पेड़ को या पेड़ को काटना नहीं चाहिए। क्यों? भूत आ जाएगा, फंस जाएगा था ना, हो सकता है क्या? वैसे आगे देखो ध्यान से, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर मतलब प्रौद्योगिकी का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मानव के प्रकृतिकरण में मानव सामाजिक विकास की अवस्था निम्न होती है। मतलब मानव भूगोल में, मानव के प्रकृतिकरण में सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है? आदिम होता है, वो पुराने ज़माने का होता है, ओल्ड वेट। क्या होता है? ओल्ड, पुराने ज़माने का होता है, आदिम होता है। क्या? सामाजिक विकास की अवस्था कैसी होती है? निम्न होती है। अब बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। इतनी देर तो हमने बात कर ली कि मानव का प्रकृतिकरण, समझ में आया कि प्रकृति को कैसे वो सेल्फ रेस्पेक्ट देता है। इस सेल्फ रेस्पेक्ट खुद की करता है, वैसे वो प्रकृति भी क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। उसको गुस्सा आता है प्रकृति को तो वो उससे डरता भी है, वो उसकी पूजा भी करता है। उसी प्रकार से अब बात करेंगे अपन प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण बहुत घातक सिद्ध हुआ है, दुनिया के लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्यों सिद्ध हुआ है? कि मनुष्य को छूट दे दी गई और मनुष्य बवंडर बन गया और नुकसान करने के लिए तैयार खड़ा है। भैया आज कितने ही जंगल काट दिए, ये है मनुष्य का प्रकृतिकरण? नहीं, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अरे प्रकृति का मानवीकरण इस दुनिया को ले बैठेगा एक दिन, 100% गारंटी मेरी।
गवर्नमेंट को बहुत जल्दी इस पर नियम कानून लाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से आते हैं, भले ही सुविधा देता है, अगर सुविधा देनी है ना तो आगे एक चीज़ पढ़ूंगा, नवनिश्चयवाद। इसमें पढ़ेंगे हम एक टॉपिक, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद ये बताता है कि प्रकृति को बचाओ और मानव का विकास करो। प्रकृति को ख़त्म करके मानव का विकास कभी नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना आप। 100% बात है। अरे भैया पेड़ काट तो देते हो, बिल्डिंगें खड़ी तो कर लेते हो, उसके बदले में पेड़ तो लगाओ। कौन लगाएगा? 50 पेड़ काटे ना, 500 लगाओ। 50 पेड़ काट दिए तो 500 लगाओ वापस। ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रकृति का मानवीकरण दुनिया को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। अमेरिका खुद के जंगल खा गया, आज दूसरों की तरफ भाग रहा है। देखो ध्यान से, प्रकृति का मानवीकरण एक शब्द को जन्म देता है, संभववाद। मानव कैसा है? क्रियाशील प्राणी है, उसको लगता है हर चीज़ संभव है। कहने का मतलब वो हर काम कर सकता है, उसको बहुत आसानी से वो बोलता है भैया कि मैं हर काम कर लूँगा, उसको बोलते संभववाद। लेकिन उस ले डूबेगा दुनिया को। मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो मनुष्य संभावना के चलते उसने क्या बना दी, प्रकृति को चैलेंज किया उसने और सड़कों का निर्माण कर दिया, हवाई अड्डे बना दिए, बंदरगाह बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, बिजली बन गई, शिक्षा का निर्माण हुआ, स्वास्थ्य आया, समाज आया। मानता हूँ ये समाज, ये सारी चीज़ें मानव के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रकृतिकरण के जरिए ये नहीं होना चाहिए, या प्रकृति में मानवीकरण नहीं आना चाहिए। मानव करो काम, मानव करो अपने आप को विकसित, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ही अपना विकास करे तो अच्छा होगा। समझ में आ रही है क्या बात? अगर मानव अपना विकास प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना करता है तो वो विकास है, नहीं तो धोखा है प्रकृति के साथ। यही होता है प्रकृति का मानवीकरण। देखो ध्यान से, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है? सड़कें बना दी, हवाई अड्डे बना दी, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज। भले ही विकास हुआ, भले भारत या कोई भी दुनिया आगे होगी, लेकिन आप देखना 80% में 100 में से 25 से 30 या 40% ऐसे होंगे जो मतलब केयर नहीं करते प्रकृति की, जिसके अंदर सबसे बड़ा रोल निभाता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र। सबसे बड़ा रोल है भैया औद्योगिक क्षेत्र। तो इसलिए बोलता हूँ, पेड़ पौधे लगाओ, अपने समाज को बचाने के लिए अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयास करते रहो। कभी भी प्रकृति का मानवीकरण को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इधर देखो आगे, मानव की प्रकृति पर विजय। लो, मनुष्य प्रकृति पे विजय प्राप्त कर चुका है, विजय प्राप्त कर लिया और अड्डे बन गए। जहाँ 6, 7, 8, 10 दिन लग जाता, जब हम बड़े 1 घंटा 2 घंटा हम पहुँच जा। वही चीज़ प्रकृति पर सुविधा अनुसार नियंत्रण नहीं, प्रकृति पर सुविधा से ज़्यादा नियंत्रण कर लिया। प्रकृति पे सुविधा अनुसार नियंत्रण किताब ने बोला है, लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे आजकल के जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं वो कितना सुविधा अनुसार नियंत्रण रखते हैं? नहीं भैया, सुविधा से ज़्यादा नियंत्रण रख रखा है। यहाँ तक असुविधा उत्पन्न कर दी आम आदमी के लिए, इतना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करता है। आज दिल्ली के अंदर जैसे ही सर्दी आती है कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? कोहरा। अरे भैया डस्ट। औद्योगिकरण भले करो पर उसको रिफॉर्म करना सीखो, उससे बचाव के उपाय सीखो, उसके बाद कुछ काम करो। इसलिए बोल रहा हूँ, प्रकृति का मानवीकरण समझ लो, दिमाग में फीड कर लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि रोना पड़ेगा सबको हर चीज़ के लिए। इधर देखो ध्यान से, बीमारियां फैलती क्यों है? इसीलिए फैलती है कि प्रकृति पे कौन विजय प्राप्त कर चुका है? मानव। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग। मानव का प्रकृति का मानवीकरण यही है कि वो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग नहीं करता, दोहन कर रहा है। क्या कर रहा है? दोहन। प्रौद्योगिकी का विकास, बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी का विकास, यही समझा रहा हूँ भैया चारों पॉइंटों के अंदर। कि अपने उद्योग धंधे वाले हैं ना, बहुत भारी नहीं चल रहे हैं अभी। क्या चल रहे हैं? बहुत भारी नहीं चल रहे। मानता हूँ वो विकास करते हैं, आय का स्रोत बहुत बेहतरीन है वो, लेकिन उसके लिए आपको कोई ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे प्रकृति संतुलित रहे। असंतुलन दुनिया का विनाश का कारण बन सकता है। तो इसलिए मानव को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जो औद्योगिकरण को इतना बढ़ावा दे रहे हैं,
भले वो बढ़ावा देता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रकृतिकरण को हावी ना होने दे। मानव को प्रकृति भी कभी भी हावी ना होने दे। तो मानव एक ऐसा 2 टांग वाला जानवर है जो खा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। प्रकृति खत्म, जिस दिन प्रकृति खत्म, मानवता खत्म, मनुष्य खत्म, जीवन खत्म। देखो ध्यान से, इसलिए बात करता हूँ प्रकृति का मानवीकरण। समझ लो, इसको दिमाग में फीड कर लो। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए, सबसे शानदार टॉपिक। तो ये मेरा सेकंड पार्ट था। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगा। इसके आगे बात करेंगे निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद और संभववाद को समझेंगे। तो इसको आप कोशिश करें, और आपकी इच्छा हो, अच्छा लगा हो तो आप इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले कक्षा 12 के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन तक ये चैप्टर्स पहुँचाएँ। और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ, और लगभग सारा कोर्स मैं यहीं पे प्रोवाइड करवा दूँ इसी कंटेंट के अंदर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर करूँ। एंड आप भी करते रहो तैयारी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बेहतर से बेहतर सुविधा दूँ। जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता है उतना उसके बराबर लाने का मैं कोशिश करूँगा कंटेंट, और आप आराम से। और जो मैं बोल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ कि बच्चा जो कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुँच पा रहा, जो शायद एबल नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो यहाँ से इस कंटेंट को इकट्ठा करके कर सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, उसको बार बार पढ़ो और अपने आप को इम्प्रूव करो। एग्ज़ाम यहाँ से भी दिया जा सकता है। मैं उनकी नहीं कह रहा कि जो नहीं पहुँच सकते, पहुँचने वाले ज़रूर जाएं, लेकिन काफ़ी ऐसे पिछड़े हुए हमारे यहाँ पे गांव है जहाँ से बच्चे आने में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे यहाँ पे आसानी से इस प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। और उनके लिए बिल्कुल, अरे आपको केवल डाटा यूज करना है और कुछ यूज नहीं करना। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स आएगा, इतना मस्त। आपको बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ो, और देखो पढ़ोगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा भैया। आपके माता पिता आपको और बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप यहीं पे बैठ के, घर पे बैठ के तैयारी करके आप मेरिट लिस्ट में नाम लेके आ रहे हो। इससे बढ़िया बात क्या होगी अपने आपके माँ बाप के लिए। तो करते रहो तैयारी, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।